आप सभी का नमस्ते जीएस में स्वागत है। मैं नीतीश आप लोग को आज भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही जब संविधान निर्माण हो रही थी तो उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों के बारे में भी थोड़ा अवलोकन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान जो बना है उसके लिए कैबिनेट मिशन आई थी। उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा तैयार हुई और भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के चुनाव के द्वारा हुआ और 1946 में जो चुनाव हुए हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पे हुए थे। क्यों? क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ने भाग लिया था संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में, ना कि प्रत्यक्ष तौर पे जनता ने। तो संविधान सभा की गठन हुई 1946 में और प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। और टोटल जो समय लगा है संविधान निर्माण में वो लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो फिर उस समय की तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या क्या थी अगर ये देखें तो तत्कालिक परिस्थितियाँ जो स्वतंत्रता उपरांत या संविधान सभा निर्माण के समय आई, सबसे पहली थी कि देश में विविधता बहुत ज़्यादा है, चाहे वो धर्म के हो या भाषाई हो, सांस्कृतिक हो। तो किसी की भी एक भाषा, धर्म, संस्कृति नहीं थी। इतने सारे विविधताओं का समावेशन कर संविधान का निर्माण कर सभी के अधिकार देना, ये एक सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी, एक समस्या थी। सेकेंड चीज कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था कि ये दोनों के बीच बंटवारे होंगे और बंटवारे से एक पलायन का मुद्दा था, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा का मुद्दा था। और दूसरी चीज जो रियासत थे बंटवारे में किधर जाएंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे या किसी भारतीय पाकिस्तान के अंग बनेंगे या भाग बनेंगे। और अगर समस्या में देखें तो तत्कालिक जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक थी। गरीबी अपने चरम पे था, सामाजिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा, सामाजिक मतभिन्नताएं बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और यही सब समस्या को लेके एक ऐसा संविधान के निर्माण की कल्पना की गई जो राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व ये सबको बढ़ावा दे सके, सभी के विविधताओं का सम्मान हो, सभी सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक समानता और समानता का भाव हो। और इसके लिए स्वतंत्र भारत में ये सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक समाज बनाना था, एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाना था। इस शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को हल करने के लिए किस तरह से ये बनाया जाए, इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट की संविधान में जिक्र किया। जैसे एक है संघवाद, सेकंड आ जाएगा आपको संसदीय शासन पद्धति, यहाँ पे अपनाया गया, आप लोग भी जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया यहाँ पे। थर्ड चीज कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। फोर्थ देखें तो फंडामेंटल राइट दी गई। ठीक है, अगर बात करें संघवाद की तो संघवाद क्या होती है? तो संघवाद की बात करें तो संघवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो एक से ज़्यादा स्तरों की सरकार होती है। अधिकांशतः संघवाद में 2 स्तर की सरकारों का ज़्यादा जिक्र होता है, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। जब भी आप पढ़ेंगे संघवाद से संबंधित चीज़ें तो शक्ति पृथक्करण में 2 चीज़ के अंदर राज्य का ज़्यादा इशू चलता है। लेकिन आप जैसे भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय यहाँ पे शक्तियाँ की बंटवारा है, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर, और एक है पंचायती राज स्तर पर या नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीज़ के स्तर पे भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो एक देश में एक से ज़्यादा सरकार का होना
संघवाद कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। देखिए, एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में आगे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बट सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव, जैसे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय यहाँ पे संसद है, संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उस प्रतिनिधियों का चुनाव, उसमें कौन कौन विधानसभा के मेंबर सिर्फ भाग लेते हैं। सेकंड चीज, लोकसभा की बात करें, सॉरी, अगर मैं राज्यसभा के मेंबर का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के मेंबर के चुनाव जनता करती है, लेकिन जनता चुनाव करके क्या नियुक्त करती है, एक अपनी प्रतिनिधि, एक क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र होता है, उसका एक प्रतिनिधि हो गया कि ये रिप्रेजेंट करेंगे संसद में मुझे, ठीक है। तो वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होगी कि प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वही प्रतिनिधि जनता की बातों को रखता है, अपने क्षेत्र की सभी जनताओं की। और प्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसका आधार क्या है, तो प्रतिनिधि चुनाव का अधिकार है, प्रतिनिधि चुनाव का आधार है भारतीय वयस्क नागरिक क्या करते हैं, वोट डालते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं उसके दौरान। ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। अब जब वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व के अन्य देशों के लोकतांत्रिक कालक्रम को देखेंगे या उसके जो विकास क्रम है उसको देखेंगे, तो चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या अन्य जो पश्चिमी देश अपने को लोकतांत्रिक के बहुत बड़े पुरोधा या बताते कि मैं लोकतंत्र मेरे से ही शुरू हुई है, उन सबों ने समानता के साथ वयस्क मताधिकार नहीं दिया था। उसके वयस्क मताधिकार देने के अलग अलग आधार होते थे। 1930 में ब्रिटेन ने महिलाओं का अधिकार दिया, तो कभी आय असमानता की वजह से या चाहे किसी वजह से, चाहे वो लिंग विभेद की वजह से मताधिकार का लेकिन एक समान प्रयोग का अनुमति नहीं थी। लेकिन भारत में एक अच्छा रहा ये कि जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, मेरा देश आज़ाद हुआ, उसी समय से वयस्क मताधिकार प्रयोग का अधिकार दिया गया और समानता के साथ सभी को अधिकार दिया गया, ठीक है। सार्वभौमिक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। सार्वभौमिक, हर व्यक्ति खुद ही चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे वो किसी पृष्ठभूमि को, आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी संस्कृति, किसी भाषा को बोलते, इससे कोई रोक नहीं है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आती है शक्ति का बंटवारा। तो सरकार की अगर बात की जाए, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। विधायपालिका में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और कार्यपालिका की बात की जाए तो कानून को लागू करने और शासन चलाने वाले समूह होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, शक्ति पृथक्करण की पूर्णतया अवधारणा भारत में लागू नहीं है, या ऐसे कहें कि पूर्णतया शक्ति पृथक्करण की अवधारणा भारत में लागू नहीं है। अब ऐसा क्यों, और लागू है तो फिर कहाँ है, पहले बता तो ऐसा क्यों। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो विधायिका और कार्यपालिका के दोनों मेंबर एक ही हैं। जैसे आप कार्यपालिका के किसी सदस्य की, जैसे प्रधानमंत्री है, कैबिनेट के अन्य सदस्य हैं, ऐसे तो विस्तृत रूप में कार्यपालिका आती है, मगर मैं सिर्फ आपको कोरिलेट कर रहा हूँ विधायिका और कार्यपालिका के बीच। जैसे राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंग होते हैं, महान्यायवादी अंग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैबिनेट और प्रधानमंत्री पे ज़्यादा रहूँगा क्योंकि यहाँ पे कोरिलेट करना है मुझे। तो अगर कार्यपालिका और विधायपालिका के देखें तो प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर किसी के भी बन सकते हैं, तो वो क्या है, विधायिका के मेंबर है, और वही कार्यपालिका के भी हैं।
जितने भी आप कैबिनेट मंत्री या कोई भी मंत्री दर्जे के लोग देखेंगे तो वो सब क्या है, विधायिका का सदस्य भी और कार्यपालिका का भी सदस्य है। इस तरह से यहाँ पे पूर्णतः शक्ति पृथक्करण की फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब शक्ति पृथक्करण आखिर फॉलो किया कहाँ जा रहा है, तो वो है अमेरिका। वहाँ पे कार्यपालिका के मेंबर अलग होते हैं, विधायिका के मेंबर अलग होते हैं, न्यायपालिका के मेंबर अलग होते हैं, कोई किसी से संबंधित नहीं है। अब यहाँ बात किया जाए तो विधायिका कार्यपालिका में अंतर संबंधित है, को रिलेशन है, बट न्यायपालिका पूर्णतः अलग है, उसके मेंबर किसी के वहाँ शक्ति पृथक। इसीलिए आप अनुच्छेद 50 जब देखोगे टीपीएसपी में तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, कभी विधायिका नहीं जिक्र किया गया, ये याद रखना है, ठीक है। और तो कार्यपालिका किसको कहते हैं, कानून को जो लागू करता है और जो शासन को चलाता है, ठीक है। विधायपालिका विधि का निर्माण करता है, ठीक है, कानून का निर्माण करता है। विधायिका हो गया कानून को लागू करवाता है या शासन चलाता है, उसको कार्यपालिका कहते हैं। वही विधि का कोई जब उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसको देखती है। न्यायपालिका के लिए मैं वो आगे विशेष में वीडियो बनाऊंगा, ये तो सिर्फ एक इंट्रो टाइप का चीज है। और यहाँ के शक्ति पृथक्करण में एक और खास बात है कि शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन शक्तियों बंटवारा के साथ साथ शक्तियों पे अंकुश भी एक अंग दूसरे पे हमेशा लगाते हैं। आप कितने ऐसे मुद्दे देखे होंगे जिसमें न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया, विधायिका ने उसे बदल दिया, ठीक है। तो या विधायिका ने ऐसे कानून बनाए तो न्यायपालिका ने कर दिया। मैं अगर SC/ST एक्ट 1989 की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2018 में, उसे बदल दिया गया विधायिका के द्वारा फिर से संशोधन करके, संवैधानिक संशोधन करके। अगर बात आती है फिर विधायिका ने कानून बनाया न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित और उसे बदल दिया गया, न्यायपालिका को तो रद्द ही कर दिया गया। अब अभी आधार देखो, या आधार को भी वैलिड करार दिया न्यायपालिका ने, तवाजमान है, या CA देखो, सभी केस अभी पेंडिंग है, बहुत सारे केस अभी पेंडिंग है सिर्फ विधायिका के कानून बनाने से संबंधित। और उसमें ये देखा जाए न्यायपालिका का क्या जजमेंट आता है। तो शक्ति के बंटवारा है, पृथक्करण है, लेकिन अंकुश भी है और एक संतुलन भी यहाँ बनाए रखा गया, इसी के लिए अंकुश लगाया गया, ठीक। अब आती है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाती है। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार किसे प्रदान किया गया, व्यक्तियों को प्रदान किया गया, नागरिकों को प्रदान किया, यहाँ के जनताओं को प्रदान किया है। और किससे बचने के लिए, किसके लिए, राज्य से बचने के लिए किया गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, कुछ जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा हिंट देता हूँ कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों से रक्षा के लिए बनाया गया, ना कि स्टेट से। कुछ स्टेट से रक्षा के लिए बनाया गया, तो थोड़ा मिक्सअप है थोड़े से, वो चीज़ों को मैं आगे डिटेल्ड में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। और देखिए होता क्या है कि जब औपनिवेशिक शासन थे तो जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी या राष्ट्रवादी थे, उनका एक विचार आया कि जब स्वतंत्र भारत हो जाएगी तो एक के पास सत्ता आ जाएगी, अगर उसने सत्ता का दुरुपयोग किया तब क्या होगा, लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अभी यहीं तानाशाही शासन या कुछ ऐसे शासन व्यवस्था आ जाए तो सत्ता का दुरुपयोग चालू हो जाए तो अधिकार के नहीं संरक्षित रह पाएंगे ना सभी के, कुछ वर्ग के रह सकते हैं जो उसको हितैषी होंगे, अन्य के नहीं होंगे। तो इसी के लिए, इसी सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिखित अधिकार दिया गया, ठीक है। कहे कि निरंकुशता या मनमानेपन राज्य की सत्ता मनमाना या निरंकुश व्यवहार ना करे जनताओं के साथ, ठीक है। और भारतीय संविधान में किन मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया, तो भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार का जिक्र किया गया, स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का जिक्र किया गया और संवैधानिक उपचार का अधिकार का जिक्र किया गया।
अगर समानता अधिकार की बात करें तो फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचार की बात करें तो ये आते हैं अनुच्छेद 32 में। एक संपत्ति के अधिकार में अगर आपको उससे पूछा जाए कि वर्तमान समय में या संविधान में उल्लिखित कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप बोलिएगा 6। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के मूल संविधान में वर्णित अनुच्छेदों की संख्या बताएं तो हो जाएगा 7। क्योंकि जब फंडामेंटल राइट टॉपिक में कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति के अधिकार जो हैं वो पहले फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे। बाद में न्यायालय केस और बहुत सारे उसमें आए हैं, बाद आए हैं। उसके बाद 1978 आई थिंक में जाके 78 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है, संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित है संपत्ति का अधिकार, उससे हटा के एक लीगल राइट, विधिक अधिकार या कहें कानूनी अधिकार या लीगल राइट इंग्लिश में कहें तो उसे बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।